आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके विषय में बात करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उस एग्रीमेंट का रिज़ल्ट क्या होगा। अब हम पहले अपने ऑप्शन देखते हैं, जिससे बात क्लियर हो रही है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, तो ऐसा एग्रीमेंट हमेशा से ही वॉइड माना जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि इस बात का पॉइंट जो है कहाँ बताया गया है, तो इस बात को सेक्शन 23 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें बताया गया है। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। साइलेंस को फ्रॉड कब माना जाता है, जिसका आंसर होगा व्हेन ड्यूटी टू स्पीक इज़ नॉट फुलफिल्ड। हम इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। साइलेंस कभी भी, जो साइलेंस होता है वो फ्रॉड नहीं माना जाता है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन होते हैं जिन कंडीशन पर साइलेंस को भी फ्रॉड माना जाता है। उनमें से एक पहली कंडीशन आपके सामने ऑप्शन में है कि जब एक पार्टी की अगर ड्यूटी बन रही है कि उसे बोलना चाहिए, वहाँ पर अगर किसी एक पार्टी की ड्यूटी टू स्पीक है, तब भी अगर वो पार्टी वहाँ पर साइलेंस रहती है, तब भी वो फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। और इसका दूसरा एक्सेप्शन यह था कि अगर उसकी साइलेंस बोलने के समान है, अगर उसकी साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तो भी फिर हम उस साइलेंस को फ्रॉड की कैटेगरी में मानते हैं। फिलहाल हम अब के क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें सिंपल पूछा गया था आपसे कि साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, कि साइलेंस फ्रॉड कब होता है, जिसमें आपका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा कि साइलेंस फ्रॉड तब माना जाएगा जब वहाँ पर अगर उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी और उसने उसको फुलफिल नहीं किया है, तब यहाँ पर साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर। इसका मतलब अगर माइनर को ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि उसके लिए नेसेसरीज हैं, तो क्या इस बारी बात को हम क्या मानते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ नेसेसरी टू अ माइनर को क्या माना जाता है। हम यहाँ पर इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से लेकर 72 तक बताया गया है। अब जो आपका क्वेश्चन है जो कि सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर के बारे में बता रहा है, इसके विषय में सेक्शन 68 में डिफाइन करा गया है और हम इसको यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जानते हैं। आपका इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। जिसमें सिंपल आपसे इतना पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो कौन सा सेक्शन होगा जिसमें रेमेडीज़ बताई गई हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पे। तो हमें पहले भी आपको बता चुके थे कि हमेशा हमें सेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर हमसे डायरेक्टली सेक्शन भी पूछ लेते हैं। उसी के यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी पता चल रहा है, जिसमें हमसे डायरेक्टली पूछा गया है यहाँ पर कि ब्रीच ऑफ रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहाँ बताया गया है, तो इसका आंसर होगा कि सेक्शन 73 में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। जिसमें पूछा गया है कि जब भी कोई प्रपोजल किसी प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर उस एक्सेप्टेंस को किस तरह का होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता दूं, एक्सेप्टेंस हमेशा से ही जब भी ऑफरी के द्वारा एक्सेप्टेंस दी जाती है ऑफर के लिए, तब वो एक्सेप्टेंस हमेशा से एब्सल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हो गया कि यहाँ पर एब्सल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये वाली बात कहाँ बताई गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 में बताया गया है। मैं आपको इतना और समझा दूं कि एब्सल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब इस बात से है कि जब भी ऑफर के द्वारा जब ऑफ़र बनाया गया है, तो ऑफरी जब भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, तो जिस भी रूप में ऑफ़र बनाया गया है उसी रूप में ऑफ़र को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और वहाँ पर उसके साथ में कोई और शर्त ऑफरी को नहीं लगानी चाहिए। इसका मतलब उसे ऑफर को एब्सल्यूट और अनक्वालिफाइड ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अब प्रेजेंट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में भी यही बात पूछी गई है कि अगर हम किसी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस एब्सल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो क्लास भी बनाई चुकी हैं, आप एक बार चाहें तो उनको भी आप देखें, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन अराइज होता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछ रहा है आपसे
कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू बट नीड नॉट बी। लैंग्वेज पे ध्यान दिए, क्वेश्चन क्या बहुत सिंपल है। अगर कोई भी कंसिडरेशन है तो हम यह पहले तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा कंसिडरेशन को कहाँ पे डिफाइन करा गया है, इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन करा गया है। अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किसी एक की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल समझ लीजिए, कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यू हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना आवश्यक नहीं है। इस वाली बात के बारे में आपको सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में भी बताया गया है। मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको समझाने के लिए। वैसे मैं इस पर भी सेक्शन 25 पर भी वीडियो क्लास अपनी बना चुकी हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए यहाँ पे इसे और क्लियरिफाई कर देती हूँ कि कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, पर उसको एडिक्वेट होना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन कंसिडरेशन के एडुकेशन पर ध्यान कब दिया जाएगा, जब वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होगी, अगर तब कंसिडरेशन के एडिक्वेट होने पर ध्यान दिया जाएगा। अदरवाइज कंसिडरेशन की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उसका एडिक्वेट होना आवश्यक नहीं होता है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस डज नॉट एग्जिट। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो पहले उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार ध्यान से रीड करिए। पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में हमसे वो नोट लगाकर पूछ रहा, नोट तो नहीं दे रखा, वो करेक्ट या इनकरेक्ट तो नहीं पूछ रहा। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें रीड करना चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें उसने यह पूछा है कि जो उन्होंने ABCD 4 ऑप्शन हमारे सामने रखे हैं, उनमें से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में एग्जिट नहीं करता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोगों ने रीड कर चुके हैं। कहाँ पर हमने करा था, सेक्शन 16 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से रीड करी होगी तो बहुत सिंपल आंसर पता चल रहा होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कौन कौन से पॉइंट रखे गए थे। अब हम सबसे पहले एक एक करके अपने ऑप्शन देखेंगे। ए, व्हेन डोमिनेटिंग पार्टी होल्ड्स रियल और एपिएंट ऑथोरिटी, क्या ये वाला पॉइंट अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में एग्जिट कर रहा था? यस, ये वाला पॉइंट था कि वहाँ पर डोमिनेट पार्टी किसे कहते हैं। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो कि रियल और एपिएंट ऑथोरिटी रखती है तो अभी ये माना जाएगा कि वो पार्टी डोमिनेट पोजीशन में है। ये वाला पॉइंट था। सेकेंड, व्हेन पर्सन मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बॉडली डिस्ट्रेस, ये वाला पॉइंट भी था। डी, व्हेन द पार्टी होल्ड्स फिड्यूसरी रिलेशनशिप, पार्टीज के बीच में अगर फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, ऐसे रिलेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट और जो कि कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पर बेस होते हैं। यानी कि इसका मतलब A, B और D पॉइंट हमने वहाँ पर रीड करे थे डेफिनेशन में, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में C पॉइंट, व्हेन अ पार्टी थ्रेट अनदर टू कमिट सुसाइड, ये वाला पॉइंट एग्जिट नहीं कर रहा है। और हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमसे यही पूछा गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में कौन सा पॉइंट एग्जिट नहीं कर रहा है जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही आंसर है कि C पॉइंट एग्जिट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर रेंडर्स एन एग्रीमेंट। चलिए सबसे पहले अगर मिस्टेक की बात आई है जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज, तो सबसे पहले मैं सेक्शन की ही बात करूंगी कि मिस्टेक को लेकर 3 सेक्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 20, 21 और 22। तो अगर मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से होती है और दोनों पार्टीज जिस बात को लेकर मिस्टेक कर रही हैं वो मेन एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का, ये वाली बात हमें सेक्शन 20 में बताई गई है। अगर दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक होती है तब हम उस मिस्टेक को यहाँ पर बाइलेटरल मिस्टेक के रूप में जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं, अगर अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अगर दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हो रही है, उस एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर को लेकर दोनों पार्टीज आपस में मिस्टेक कर रही हैं, तो उस एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या होगा? ऑफकोर्स ये बहुत सिंपल, हम जानते हैं सेक्शन 20 क्लियर कर रहा है, ऐसा रिजल्ट वॉइड ही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वॉइड माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है क्वेश्चन नंबर 9 पर है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर।
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस बारे में, मैंने वीडियो क्लास भी बनाई है इसमें। मैंने यह बताया था उसमें आपको पहले भी कि अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात हो रही है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो यह दो तरीके से कंप्लीट होता है। एक अगेंस्ट ऑफर यानी कि प्रपोजर, और एक होता है अगेंस्ट ऑफरी यानी कि एक्सेप्टर। प्रेजेंट क्वेश्चन में हमसे इतना पूछा गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट हो जाता है, तो इसका आंसर आपका आएगा बी, व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब यह है कि जब ऑफरी के द्वारा अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया जाता है तो उस टाइम पर ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने आपसे इतना पूछा है कि जो इन्होंने यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बस वो आपको इतना बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पहले पे कौन सा आएगा, फिर सेकंड पर, थर्ड पे और फिर फोर्थ पर, सीक्वेंस से आपको बताना है। बहुत सिंपल है, हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कोअर्सन। वही कोअर्सन को कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है, फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि आपको सेक्शन अच्छी तरह से यहाँ पर याद होने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप सेक्शन 15 में कोअर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो नंबर 3 पर आ गया कोअर्सन, नंबर 1 पर हो गया। इसका मतलब हम सीक्वेंस से लगाना है ना हमें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले किन किन पॉइंट्स को डिफाइन करा गया है जो ऑप्शन में दे रखे गए हैं। तो कोअर्सन नंबर 1 पर है क्योंकि उसको सेक्शन 15 में डिफाइन करा गया है। अब हम फिर उसके बाद देखते हैं, हम देखते हैं फ्रॉड आता है क्योंकि 15 के बाद 16 में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस था जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फ्रॉड है जिसको सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। उसके बाद हम लोग जानते थे 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद फिर आएगा 20, 21, 22 जिसमें मिस्टेक को डिफाइन करा गया है। और लास्ट में अब हम देखेंगे क्या बचा ऑप्शन में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम जानते हैं सेक्शन 68 से 72 में डिफाइन करा गया है। यहाँ पर इसका आंसर आपका डी होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, नंबर 1 पर कोअर्सन है, उसके बाद फ्रॉड आएगा। कोअर्सन नंबर 1 पे क्यों होगा, क्योंकि सेक्शन 15 है। नंबर 2 पर फ्रॉड क्यों होगा, क्योंकि वो सेक्शन 17 में आएगा। पहला 15 हो गया कोअर्सन, फिर सेक्शन 17 जो है वो फ्रॉड का हो गया। मिस्टेक का सेक्शन 20, 21, 22 हो गया जिसको 3rd नंबर पर रखा है हमने यहाँ पर। उसके बाद में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि सेक्शन 68 से 72 में डिफाइन करे गए हैं। आज आपका यहाँ पे एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसकी सीरीज आज से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पर कंप्लीट होता है।